आज की इस वीडियो में हम यूपीटेट के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि 2018 में पूछे गए थे, जिसमें कुल 30 प्रश्न थे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। देखिए मैं दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। पहले देखिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है। अगर पूछे एग्जाम में कि 61वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा तो वो अलग आंसर आएगा। अक्सर पूछेगा कि 61 दिनों के बाद अगला दिन कौन आएगा तो इसका आंसर अलग आएगा। देखिए यहाँ पर जो संख्या है, जो नंबर है, दिनों के बाद पूछ रहा है 61, हम सबसे पहले इसको 7 से भाग दे देंगे तो 7/8 56 और कितना शेष बचा यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर शेष मिला। और देखिए जो ये शेष आया है, ये जो शेष है इस तारीख में आके जुड़ेगा। तो जहाँ जैसे यहाँ पर तारीख जो है ये 4 तारीख दी गई है तो यहाँ पर आके जुड़ेगा। लेकिन जुड़ने से पहले ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेना है, तभी हम जोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे। देखिए अगर एग्जाम में पूछता है कि 61वें दिन तो हम यहाँ पर शेष वाला ही जोड़ेंगे। लेकिन अगर पूछेगा एग्जाम में कि 61 दिनों के बाद कौन सा दिन पड़ेगा तो जब बात पूछे तो हम शेष +1 कर देंगे। तो इस तरह से हम टोटल 6 जोड़ेंगे, 5 न जोड़ के बल्कि यहाँ पर 6 जोड़ेंगे। तो 6 और ये 4 मिलके कितने हो गए 10 तारीख। यानी देखिए 4 तारीख को जो है शुक्रवार है तो 10 तारीख को देखिए कौन सा दिन होगा। हम देखते हैं 4 तारीख को शुक्रवार है, 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 तारीख को कौन सा दिन आएगा काउंट कर लेते हैं हम। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और 10 तारीख को आएगा बृहस्पतिवार। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी एक रेखा है तब y डिग्री माइनस x डिग्री का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दो रेखा दी गई है ए बी और सी डी, आपस में दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पर ये y वाइड और यहाँ पर x का मान पूछ रहा है। दरअसल मान नहीं पूछ रहा है, इनका आपस में घटा के मान पूछ रहा है। देखिए हम जानते हैं कि किसी जो है सीधी रेखा पर यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो देखिए हम इसी के आधार पर जो है अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर कितना भी बचा हुआ है, यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो तभी तो होगा ये एक लाइन पर 180 डिग्री, 120 + 60 मिलकर 180 हो जाएगा। और उसी तरह देखिए यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर 110 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, ताकि 110 और 70 मिलेगा तो 180 हो जाएगा। अब देखिए जब दो रेखाएं आपस में पैरेलल हो तो ये जो कोण होता है, ये आपस में जो कोण होता है ये आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो y का मान है, यहाँ पे y का मान कितना आ गया 70 आ जाएगा। और यहाँ पर x का मान देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 है तो ये भी आपस में ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो प्रश्न में पूछ क्या रहा है यहाँ पे y डिग्री माइनस s डिग्री। तो y का मान कितना है 70 है और x का मान कितना है 60 है। तो यहाँ से कितना है 10 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 390 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी उसकी खरीद कितनी थी, वो प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए 390 रुपये की बात हो रही है तो देखिए 390 रुपये में क्या शामिल है, उसका 20% का प्रॉफिट भी शामिल है। यहाँ पे 20% का उसका प्रॉफिट शामिल है और यहाँ उसका क्रय मूल्य भी है, क्रय मूल्य भी शामिल है यहाँ पर। तो यानी जो ये 390 रुपये है, ये जो क्रय मूल्य अपने आप में कितना रहा होगा, ये 100% रहा होगा। तो यानी टोटल यहाँ पे कितना होगा 120% के बराबर है। तो यानी 120% बराबर कितना होगा, यहाँ पे 390 हो गया। तो यहाँ से प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 390/120 और इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। अब इसको आपस में हम काटेंगे। देखिए इसको काट के कितना कटेगा, ये देखिए 20 से कटिएगा, ये 20 बचे 100 और यहाँ पे 20 × 6 = 120 और 6 से जब इसमें भाग देंगे 6 × 6 = 36 तो 6 × 5 = 30। तो यहाँ से कुल कितना मिल गया, यहाँ से मिल गया हमें 65 × 5 मिल गया। अब इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 325 रुपये। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बराबर बताइए। देखिए जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि बटा प्रारंभिक जनसंख्या × 100। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि बटा प्रारंभिक जनसंख्या × 100। तो देखिए वृद्धि जो है कितना हो रहा है,
पहले जो संख्या थी वो 60,000 थी, अब बाद में बढ़कर कितनी हो गई, 65,000 हो गई थी, यानी 5,000 की वृद्धि हो गई। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5,000 की वृद्धि हो रही है। और प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, वो है 60,000 है, तो 60,000 हम यहाँ लिख देता हूँ और 100 गुणे 100 कर देते हैं। देखिए अब काटते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और देखिए ये भी 2 जीरो से 2 जीरो भी कट जाएगा। तो यहाँ कितना मिल रहा है, 50/6 मिल रहा है। तो 50/6 मिल रहा है। अब इसको हम देखिए काटते हैं तो अभी भी कटेगा, देखिए 25/3 मिलेगा। अब अगर हम इसको भाग दें तो 3/24 और 1/3 एक शेष बचेगा। तो 8 से 1/3 आंसर आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन से इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में, दिन पूछ रहा है, यानी दिन बराबर डे बराबर क्वेश्चन मार्क। 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाते हैं। देखिए ये एक फार्मूले से लगेगा, मैं यह फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। देखिए M जो यहाँ पर ये मेन है यानी व्यक्ति, और डे जो है दिन है, और W जो है ये वर्क है, वर्क यानी कार्य। तो देखिए ये जो 200 किलोग्राम चावल खा रहे हैं एक तरह से इनका काम है। तो और यहाँ पे जो 30 है ये दिन है, डे है, और 40 व्यक्ति जो है ये M है। देखिए हम सारा जो मान अब यहाँ पर रखते हैं, तो M1 बराबर कितना है, 40 है, 40 रख देंगे, और D1 बराबर कितना है, 30 है, 30 रख देंगे, और W बराबर कितना है, 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो यहाँ पर हम 200 लिख देते हैं, एक तरह का इनका काम है। और M2 बराबर कितना है, 30 व्यक्ति हैं, तो हम यहाँ पर 30 रख देते हैं। और D2 बराबर कितना है, D2 यानी दिन हमसे पूछ रहा था, हम इसको छोड़ देते हैं। और W यहाँ पर ये 500 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो एक तरह का इनका काम है, यहाँ पर हो जाएगा 500। अब इसके देखिए हम आपस में काटते हैं, तो 40 से कम 40, 40 पंजे 200, और ये देखिए 30 से 30 कट जाएगा, और ये 5 से जो है 100 बार में कट जाएगा। तो हमें यहाँ से ओवरऑल क्या मिल रहा है, 1/1 बराबर D2/1 ही मिल रहा है। तो यहाँ से D2 बराबर कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर 100 मिल रहा है, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो D2 बराबर 100 दिन मिलेगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण की लंबाई दिया है, तो उसमें से चतुर्भुज की जो भुजा है वो पूछ रहा है। देखिए मैं एक डायग्राम आगे दिखाता हूँ, फिर उससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई जो 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर ये चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण देखिए डी और बी है, तो इसकी लंबाई टोटल 16 सेंटीमीटर है। और ऐसे ही ए और सी है, तो ये टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से विकर्ण जो है ओ पॉइंट पर आपस में काटेंगे, तो ये लंबाई आपस में आधा आधा हो जाएगी। तो देखिए अगर ये डी और बी 16 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। वैसे ही ए और सी जो है ओ पॉइंट पे कट रहा है, तो ये भी आधा आधा हो जाएगा। तो अगर टोटल 12 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो देखिए अब हमें यहाँ पर एक त्रिभुज मिल गया, ओ बी और सी, देखिए आपस में एक त्रिभुज मिल गया। तो अब जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। देखिए कर्ण यहाँ पर क्या है, कर्ण जो है बी और सी है, तो बी और सी का स्क्वायर करेंगे। आधार, देखिए आधार यहाँ पर कितना हो गया, 6 है, तो मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ, 6 6 के 36 हो जाएगा। और लंब कितना है, 8 है, तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 है 64। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 36 और 84 हो जाएगा 100, यानी बी सी का स्क्वायर 100 है, तो यहाँ से बी सी आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा है कि ये वाली जो भुजा है वो कितनी है, तो ये भुजा जो है 10 सेंटीमीटर आएगी। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू, रेखा जो है ये पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती, ठीक है बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है, तो तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यदि कोण ए जो 70 डिग्री दिया है और कोण यहाँ पे कोण ए बी सी पूछ रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा और जूम कर देता हूँ अगले पेज पे। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को मैंने थोड़ा और जूम कर दिया, और इसी डायग्राम से जो इसका आंसर निकलेगा, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर जो ये ओ पॉइंट है, सबसे पहले ये जो ओ पॉइंट है इससे हम यहाँ पर डालेंगे लंब डालेंगे, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे आ जाएगा। और लंब में किसी सीधी रेखा पर जब कोई लंब पड़ता है तो वो कोण कितना हो जाता है, वो हो जाता है 90 डिग्री का। ये टोटल कोण जो हो जाएगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर।
और देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि कोण CAQ, यानी ये जो पॉइंट है ये C और A और Q जो है ये 70 डिग्री दिया है। तो यानी ये जो बात कर रहा है ये वाला जो कोण है यहाँ पर ये 70 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 20 डिग्री हो जाएगा तो इसके सामने वाला भी कोण कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री ये हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में 180 अंश मिला के टोटल कोण होता है। तो ये 120, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये कितना मिल गया यहाँ पर, ये मिल गया यहाँ पर 140 डिग्री। देखिए यहाँ पर एक आप लोग नोट लिख लीजिएगा, नोट में एक किसी वृत्त में परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। देखिए अगर ये 140 बना है, यहाँ ऊपर 140 डिग्री का कोण बना है, तो यहाँ डी पर कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा नोट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है, एक और नोट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी चक्री चतुर्भुज में देखिए आमने सामने एक डी हो गया, एक बी हो गया, इनके कोणों का आपस में जो योग होता है वो 180 होता है। तो देखिए हमें डी का पता चल गया, 70 डिग्री कोण है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वो 110 डिग्री हो जाएगा। तभी तो हम आपस में जोड़ेंगे तो दोनों को 180 हो जाएगा। और यही प्रश्न पूछ रहा है कोण ABC, तो बी वाला पूछ रहा है, तो बी का कितना निकल के आया, 110 डिग्री निकल के आया। तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या है। देखिए लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला है मैं वो आपको लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, लाभ प्रतिशत बराबर वस्तुओं का अंतर बटा बेची गई वस्तुएं गुणे 100 होता है, और इसी बेस पर ये लगेगा। तो देखिए यहाँ पर वस्तुओं का जो अंतर करेंगे यहाँ पर, तो 8 पेन है और 6 पेन है, तो इनका अंतर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। और बटा बेची गई वस्तुएं, तो कितना बेच रहा है वो, 6 पेन बेच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और गुणे यहाँ पे 100 करेंगे। अब इसका आपस में काटेंगे, तो 2 3 6 और ये 50 बार में कट गया, ऊपर मिला के 100 आ गया और नीचे 3 आ गया। अब इसको हम भाग देंगे तो ये आएगा 33/3%। इसका यही आंसर आएगा। तो इसका देखिए सी ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या इतने और इतने के मध्य नहीं आती है। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये बता रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है इनके बीच में नहीं आएगी। तो देखिए इसको पता करने के लिए पहले हम इसको दशमलव फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब आप इसको दशमलव फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिलेगा 0.6 मिलेगा, और इसको आप लिखेंगे तो 5/40, तो ये 0.8 मिलेगा। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है जो इसके बीच में नहीं आएगी, यानी इसके इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, पर इसके बीच में नहीं आनी चाहिए। देखिए हम इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे इसको। चलिए मैं एक एक करके चेक करता हूँ। अगर 19 को आप 30 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.63। इसी तरह आप 2/3 को भी आपस में भाग देंगे तो ये मिलेगा 0.66, और 10 से जो 7 में भाग देंगे तो ये मिलेगा 0.7, 0 लिख देते हैं। और 16 को जब 30 से भाग देंगे तो ये मिलेगा 0.53। देखिए कौन सा इसमें नहीं मिल रहा है, देखिए 0.63 भी इसमें मिलेगा, और 0.70 भी इसी संख्या के बीच में मिलेगा, 6 और 8 के बीच में मिलेगा, और देखिए 0.66 भी इसी में मिलेगा। 0.53 जो है ये इनके बीच में नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये 0.6 से छोटा है, ये 0.6 से छोटा है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसका 16/30 जो है इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य इतना है तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य इतना है, तब 24 पेन का मूल्य क्या होगा। देखिए मैं एक बार इस प्रश्न को साफ साफ पहले लिख देता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो प्रश्न में दिया उसी को मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख दिया है ताकि समझाने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबर का जो मूल्य है वो 92 रुपये है, और 8 पेंसिल और 16 रबर का जो मूल्य है वो 68 रुपये है। तो देखिए हम एक काम करेंगे इसमें कि ये जो है इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, इसमें हम 4 से भाग देंगे, भाग चली जाएगी इसमें। देखिए 4 दूनी 8, यानी 2 पेंसिल यहाँ पर हो गई, प्लस 4 चौके 16, यानी 4 जो है रबड़ मिल गया। इधर 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। देखिए अब हमें ये मिल गया, 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ बराबर कितने हैं, 17 रुपये मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया है कि 2 पेंसिल और 4 रबड़ दिया है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 17 लिख सकते हैं, यानी 17 रुपये हुए। और यहाँ बराबर 92 दिया है, तो अब इसको 17 को हम उधर भेजेंगे तो कितना मिलेगा इधर, तो यहाँ मिलेगा 75 मिलेगा, उधर घटाएंगे 92
-17 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 75। देखिए यहाँ पे यानी 3 पेन का जो मूल्य है वो कितना आ गया, 75 रुपये आ गया। और प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, 24 के पेन का मूल्य है, यानी 3 पेन का जो मूल्य है वो 75 रुपये है। तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेन बराबर हो जाएगा 25 रुपये हो जाएगा। और प्रश्न में 24 पूछ रहा है तो हम इसमें 24 से गुणा कर देंगे, यानी 24 पेन। तो 24 पेन बराबर कितना हो जाएगा, 25 × 24, ये हो जाएगा, जब आप 25 और 24 का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600। ये इसका आंसर आएगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न में दिया है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, किस बेस पर नहीं कर सकते। देखिए त्रिभुज बनाने के लिए हमें कम से कम एक भुजा का होना आवश्यक होता है, तभी जाके त्रिभुज बनेगा। और इस बात को जो भी ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वो ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत होगा। देखिए 2 कोण और एक भुजा के आधार पर एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, तो ये अपने आप में ट्रू है। केवल 3 भुजाएं हो तब भी हम त्रिभुज बना सकते हैं। केवल 3 कोण हो, गलत। जब 3 कोण हो तो हम त्रिभुज नहीं बना सकते। हमें त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम एक भुजा जरूर रहनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 भुजा और उनके मध्य का एक कोण हो तब भी हम त्रिभुज बना सकते हैं। 3 ऑप्शन तो सही है, एक ऑप्शन ये गलत हो रहा था, यानी यही ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि यही पूछ रहा है कि नहीं कर सकते। मैं एक बार नोट में भी दिखा देता हूँ जो मैंने लाइन बोली थी। देखिए ये किसी त्रिभुज के निर्माण के लिए कम से कम एक भुजा का होना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना पड़ जाएगा। यहाँ पे गुना पूछ रहा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर एक आयताकार है, यहाँ पे अगर इसकी जो लंबाई है वो 50% हमने बढ़ा दी और चौड़ाई में भी इसको 20% हमने बढ़ा दी, तो जो इसका जो नया क्षेत्रफल आया है ये पहले वाले क्षेत्रफल का कितना गुना है, ये गुना पूछ रहा है। तो देखिए हम मान लेते हैं पहले जो इसकी लंबाई थी वो अपने आप में 100% रही होगी, तो अब जब हम इसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं तो अभी कितनी हो गई, पहले की 150 गुना हो गई। तो अब इसका हम 150 गुना लिख देते हैं, 150% लिख देते हैं, प्रतिशत में लिख देते हैं। इसी तरह चौड़ाई जो है अपने आप में पहले 100% रही होगी, तो हम यहाँ पे चौड़ाई 20% बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 120% लिख देते हैं। देखिए अब इसका आपस में गुणा करिए, क्यों, क्योंकि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे, पहले हम इसको काट लेते हैं। 50 × 150 और 50 दूना 100, 20 × 120 और 20 × 500। तो यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है हमें 3/2 मिल रहा है गुणे 6/5 मिल रहा है। अब इसको भी अभी कटेगा, 2 × 6। अब वहाँ से कितना मिल गया, 3 × 9/5 मिल रहा है, 9/5 मिल रहा है। 9/5 देखिए ऑप्शन में नहीं है। हम इसको वापस से अभी भाग देंगे तो 5 × 5 और 4 शेष, और ये 1 सही 4/5 मिलेगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो इसका देखिए पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य पुरुष के शरीर का ताप 37 डिग्री है सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में यह ताप कितना होगा। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये डायरेक्ट जो हमें पता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आप चाहे तो उसका एक फार्मूले से भी मान निकाल सकते हैं। मैं एक बारी फार्मूला लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये फार्मूला लिख लिया। आप चाहे तो ये मान जो है यहाँ पर रख के भी निकाल सकते हैं। सी की जगह जो 37 रखिएगा, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो 98.6 आएगा। देखिए 98.4 फ़ारेनहाइट इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 37 डिग्री से थोड़ा सा कम आता है, थोड़ा सा ये कम होगा। और कम कितना होता है, ये होगा 36.88 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये ऑप्शन जो इसका गलत होगा, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट करके 9 स्क्वायर बराबर इतना दिया हो तो इसका मान पूछ रहा है। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 11/100 भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए 11/100 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 22/100 का होल स्क्वायर प्लस डॉट करके ऐसे 99/100 का होल स्क्वायर। देखिए अब इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे हम 11 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, और नीचे जो है 100 कॉमन हम ले सकते हैं। और ये स्क्वायर में बाहर आ रहा है, स्क्वायर में बाहर आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1 स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 2 स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 3 स्क्वायर बचेगा, ऐसे ही करके प्लस डॉट करके यहाँ पे 9 का स्क्वायर मिलेगा। देखिए अब ये जो वैल्यू है इसका मान यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इसका मान दिया है 285।
तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है 11 स्क्वायर। ये मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ। तो यहाँ ऊपर मिल रहा है 11/100 गुणे 11/100 और इसका गुणा करना है 285 से। यहाँ पे 285 आएगा। तो जब आपस में इसका सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो आएगा 3.4485, ये इसका आंसर आएगा। इसका सी ऑप्शन जो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और कितने वर्षों में यह राशि उसी दर से तिगुनी हो जाती है। देखिए, जब भी आपसे 2 गुना या 3 गुना वाला प्रश्न आए तो यहाँ पर एक ट्रिक है, मैं वहाँ के लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे होता है T2/T1 बराबर N1-1/N2-1। देखिए, इस ट्रिक से जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, T जो यहाँ पर टाइम है और N1 जो है गुना वाला है। तो देखिए T1 यहाँ पर T1/T2 रहेगा। तो T1 जो है यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 10 है और T2 कितने वर्षों में यहाँ पर पूछ रहा है T2, तो हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। T2 बराबर और N1 दो गुनी हो रहा है, तो 2 गुनी यानी यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाती है, तो तिगुनी यानी यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे N2 की जगह तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 मिल गया। देखिए अब यहाँ से T कितना हो जाएगा, तो T बराबर यहाँ से हो जाएगा T2 बराबर, ये आपस में गुणा हो जाएगा 10 और 2 आपस में गुणा हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 वर्ष। तो इसका आंसर जो है 20 वर्ष आएगा। देखिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर एक ऐसे कुछ वर्गाकार पार्क है और यहाँ पर ये चतुर्भुज बन रहा है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं डायग्राम एक अगले पेज पर ऐड कर दे रहा हूँ, उसको देखेंगे आप तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम इसके लिए ऐड कर दिया, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। 80 मीटर व्यास वाले, तो ये वृत्त का जो है व्यास हो गया 80 मीटर। एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल का मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसके वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ग का भुजा √2। देखिए वर्ग का जो विकर्ण वो गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है 80 है, तो हम इसकी जगह 80 रख लेते हैं। इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 80 रख लेते हैं बराबर भुजा √2। अब देखिए यहाँ से भुजा क्या हो जाएगी, भुजा का मान मिल जाएगा। भुजा बराबर हो जाएगा क्या, 80/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें भुजा मिल गई। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा क्या है यहाँ पर, भुजा है 80/√2। तो जब 80 का स्क्वायर करेंगे तो 8/64 हो जाएगा, 6400। और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। अभी ये मिल गया, आप इसको काटिए, 2 3 6 2 2 4, ये 00, तो 3200 मीटर स्क्वायर हमें मिलेगा। तो देखते हैं इसका कौन सा सही है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 52 अंक अर्जित किए हैं। पाई आलेख में इसका संगत कोड पूछ रहा है। देखिए जो अंक है इसको कोड के फॉर्म में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम टोटल मार्क्स देख लेते हैं कितना है। तो देखिए टोटल मार्क्स जो इसका 240 है, टोटल मार्क्स 240 है और यह 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम एक अंक बराबर लिखेंगे, एक अंक बराबर 360 डिग्री बटा 240। इस तरह से 52 अंक बराबर हो जाएगा, 52 अंक बराबर हो जाएगा 360 बटा 240 गुणे 52। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ 78 डिग्री आंसर आएगा। देखिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 18, यदि p का p% 36 हो तो p का बराबर होगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है p का p%, इसका मतलब हो कि का मतलब हो गया गुणा। तो p का p% मतलब p/100 बराबर क्या है, ये 36 है। तो p का हमें मान पूछ रहा है। तो देखिए p यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² मिल जाएगा और ये 100 जो उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो 100 उधर जाकर गुणा होगा तो इसका 36 है। तो यहाँ से p का जो हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका जो है डी ऑप्शन जो सही होगा, ये डी ऑप्शन।
अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 23 52 बराबर इतना दिया है तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है। देखिए तो सबसे पहले इसको जो हम गुणनखंड के रूप में बनाएंगे तो गुणनखंड इसका करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगी, गुणे 3 की पावर 1 आएगा, गुणे 7 की पावर 2 आएगा। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से हम पावर का कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 4 और y बराबर मिलेगा 1 और z बराबर मिलेगा 2 मिलेगा। और देखिए यही पूछ रहा ना x प्लस वाई को आपस में हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हम इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो 4 1 5 और 2 7, आपस में इनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो देखिए इसका बी ऑप्शन जो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 100 के समभाजकों की संख्या होगी। इसमें ये प्रश्न में पूछ रहा है कि 100 को हम किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं। तो देखिए 100 को जो है हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से कट जाएगी पूरा, 4 से भी कट जाएगी पूरा, 5 से भी पूरा कट जाएगी, लेकिन हम इससे भाग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम की बात कर रहा है, समभाजकों की संख्या है। तो ये जो 5 है ये विषम है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। और किससे कटेगा? और ये 10 से कट जाएगा 100, 20 से भी कटेगा और 50 से कटेगा और 100 से कटेगा। तो इस तरह से कुल कितने नंबर से कट सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याओं से कट सकता है। तो इसका देखिए ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? देखिए यहाँ पर 2 घन की बात कर रहा है, एक बड़ा घन और एक छोटा घन। तो देखिए हम घन बराबर क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी सेम होगा। तो यहाँ पे बड़े घन का जो आयतन होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बड़े घन का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ 15 गुणे 15 मिलेगा। वैसे ये छोटा घन, यहाँ पर छोटा घन का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा इसका आयतन 3 गुणे 3 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने घन काटे, यानी घनों की संख्या पूछ रहा है। तो घनों की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयतन। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बड़े घन का आयतन कितना है? 15 गुणे 15, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 गुणे 15 बटा छोटे घन का आयतन कितना है? 3 गुणे 3 है। देखिए अब इसको आपस में काट देते हैं, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15। तो इस तरह से मिला के 5 पच्चे 25 पच्चे 125 आ जाएगा इसका आंसर। इसका देखिए सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो जो ये अंक है इसको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लिया। अब जो ये पावर है, अब इसको हम सम और विषम के फॉर्म में चेक करेंगे, क्या सम है या विषम है। तो ये देखिए विषम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, दोनों का अलग अलग नियम है। अगर सम है तो उसका अलग नियम है, अगर उसका विषम है तो उसका अलग नियम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया। देखिए जब पावर सम हो तो उसको हम 2/4 के फॉर्म में लिखेंगे, और जब पावर विषम हो तो हम 1/3 के फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पावर जब विषम है तो हम ये वाला लेंगे 1/3 वाला, यानी 1 और 3 का लेंगे, चेक करेंगे। देखिए पहले हम 1 रखेंगे तो इसका हम देखिए 3 1 कम 3 आएगा। क्या हम इसमें 7 से भाग चली जाएगी? नहीं जाएगी, तो इसको छोड़ देंगे। फिर हम 3 की पावर अब कितना लेंगे? 3 लेंगे। तो 3 की पावर 3 अब लिखेंगे तो 3 3 होती हैं 27 है, और इसको बटे हम 7 से भाग देंगे तो ये भाग चली जाएगी। इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ 6 शेष बचेगा, 7 3 का 21, तो 6 शेष बचेगा। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन जो इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। उसमें भुजाओं की पूछ रहा है कितनी संख्या होगी। देखिए बहुभुज के अंतःकोण जो होता है, बहुभुज के अंतःकोण का जो योग होता है वो n-2 × 180 डिग्री होता है। और यही जो क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो योग है वो 2160 डिग्री के बराबर है। तो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो n का मान है वो आपको मिलेगा 14। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे छोटे ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक संख्या है। देखिए 2 जो है ये सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक संख्या होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए यहाँ पे एक मान दिया और पूछ रहा है इसके बराबर क्या होगा। देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं 2 1 कम 2 और 3/2 लिख सकते हैं।
और इसी तरह 11×2 = 22 और 23/2 होगा, और इसी तरह जो हो जाएगा ये 223/2 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2/2 हो जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है 1/2, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, और यहाँ पे 23 मिलेगा, और यहाँ पर 2 2 3 मिलेगा, और यहाँ पर 2 2 2 3 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको आपस में जब जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, यहाँ पर 22472 मिलेगा। अब इससे आपस में 1/2 से हो जाएगा गुणा, फिर अब इसको आपस में काटिए, तो 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, तो 1236 इसका जो है आंसर होगा। देखिए 1236 जो इसका, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a गुणे b बराबर इतना हो तो इसका मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर यही दिया हुआ है, a गुणे क्वेश्चन में a गुणे b बराबर a² + b² - ab, ठीक है। तो देखिए a और b की जगह क्या दिया, यहाँ पे 9 और 10 दिए थे, ठीक है। हम इसको 9 लिखते हैं, 9 × 10। तो देखिए अब यहाँ पर a की जगह 9 लिखते हैं, तो 9 9 81 प्लस 10 10 में 100, और इसको करेंगे तो -90। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा ये 91 मिलेगा। देखिए इसका बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हो तो x² + xy + y² का बराबर पूछ रहा है, क्या होगा इनमें से, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो या तो 1 2 3 ऐसे करके होती हैं, या फिर माइनस में होती हैं, -1 -2 -3 होती हैं ऐसे करके। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, x² + xy + y² दिया। देखिए यहाँ पर अगर हम प्लस वाली भी संख्या रखते हैं तो हमें प्लस ही मिलेगा, हर हाल में प्लस लगेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव संख्या भी रखते हैं तब भी हमको प्लस ही मिलेगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी वो प्लस ही आएगा, और नेगेटिव वाले को आपस में गुणा करेंगे तब भी वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह के हमें हर हाल में यहाँ पर प्लस ही मिलेगा। तो देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही है। हमेशा ऋणात्मक होता है, गलत है। एक्स और वाई के कुछ मानों के लिए शून्य मिलेगा, ये भी गलत है। हमेशा धनात्मक मिलेगा, ये ट्रू है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संलग्न चित्र में स्टार के स्थान पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक स्टार लगा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या मान रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, बाकी के चित्र से हम अंदाज़ा लगाते हैं। देखिए इसको 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आ रहा है, इस तरह 6 और 1 को जोड़ेंगे तब भी 7 आ रहा है, और यहाँ पर देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यानी ये वाले किनारे वाली संख्या जुड़ रही है तो बीच वाली संख्या आ रही है। तो इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 मिलेगा, और इसको भी जोड़ेंगे 7 और 4 को तो 11 मिलेगा। तो यानी यहाँ पर हमें 11, यहाँ पर 11 आएगी, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b बराबर इतना हो तो b की पावर a बराबर ये। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर b बराबर कितना है, 125 है, तो हम इसको 5 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, 5 5 25 25 125 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a बराबर जो है वो 5 हो जाएगा, और b बराबर जो है वो 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं b की पावर a है, तो b देखिएगा b यहाँ पर है 3, तो हम इसको लिखते हैं 3, और a क्या है, a जो है 5 है, तो यानी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 3 9 3 27 3 81 3 243, तो 243 इसका आंसर आएगा। देखिए सी ऑप्शन इसका जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, और ये प्रश्न जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। 1 से 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। देखिए 1 से 10 तक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 1 से 10 तक जो संख्या है उसका आप लसा निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप इसका देखिए लसा निकालिए। लसा इसका आप निकालेंगे तो ये मिलेगा 2520 मिलेगा इसका लसा। और लसा निकालने के बाद आप इसी में 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये जो है संख्या मिलेगी हमें 2 0 0 2 चौको 2 2 4 2 5 10 2 9 4 1 5, तो हमें आंसर मिलेगा 5040। यही जो इसका आंसर होगा। देखिए ए ऑप्शन इसका दिया है, ये ऑप्शन सही होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही।